Press the bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। कांग्रेस पार्टी के भीतर खड़मंडल रुकने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इस बार सचिन पायलट वैसा जश्न नहीं मना सके जैसा गुना वाले सिंधिया जी ने किया था। इस बार के पटकथा लेखक थोड़ा सा चूक गए, लिहाजा अशोक गहलोत ने पायलट जी को न खुदा ही मिला न विसाले सनम वाली स्थिति में पहुंचा दिया है। सचिन पायलट के हाथ से राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद भी छीन लिया गया है। 42 वर्ष की अधेड़ावस्था तक आते आते पायलट 2 बार सांसदी, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष जैसे कई पद पा चुके हैं, लेकिन उनका भी दर्द वही है जो सिंधिया जी का था, सम्मान। सम्मान बड़ी चीज है, यहाँ मिले तो ठीक, नहीं मिले तो अगले दरवाजे पर पहुंच जाओ, बस सम्मान मिलना चाहिए। सचिन पायलट के फेर में पढ़कर ऐसा भी दिखा कि दिल्ली के तमाम पत्रकार बिना लाइसेंस के पायलट बन गए। सब अपने अपने हिसाब से आसमानी सुल्तानी पेंच लड़ा रहे थे। पायलट के मोहब्बत में इन पत्रकारों ने राहुल और प्रियंका की खींचतान भी जमकर की। जरा सोचिए, सिर्फ 42 साल के पायलट जितना अब तक हासिल कर पाए हैं, वह कितने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को 42 की उम्र में हासिल होती है। राहुल और कांग्रेस की लानत मलानत करने वाले पत्रकार बहुत भोले हैं। ऐसा लगा कि उन्हें पता ही नहीं कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से काम करती है और उस पार्टी के भीतर परिवार की क्या भूमिका है। सचिन पायलट जैसे नेता उसी कांग्रेसी संस्कृति के बोनसाई संस्करण हैं। समझ रहे हैं ना, छोटा वाला बोनसाई संस्करण। दिल्ली में जो स्थिति नेहरू गांधी परिवार की है, वही दशा राज्य स्तर से लेकर जिला, विधानसभा, तहसील और गांवों तक फैली हुई है। एक परिवार के इर्द गिर्द पूरी राजनीति। यह राजनीति कांग्रेस ने 1969 में शुरू कर दी थी, जब इंदिरा गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली, और अब जय शाह, पूनम महाजन, प्रवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर जैसे तमाम लोगों ने मिलकर भाजपा में भी इस पूरी बहस को खत्म कर दिया है। तो लब्बो-लुआब ये है कि 42 साल की उम्र में पायलट ने जो हासिल किया, उसे हासिल करने के लिए नरेंद्र मोदी जैसे कार्यकर्ता को 52 साल लग जाते हैं, और 26 साल की उम्र में तो मोदी ने वो सब भी नहीं पाया था जो पायलट उस वक्त तक बन चुके थे। राजनीतिक संघर्ष के बिना पैदा हुए बोनसाई संस्करणों की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि 42 साल तक मलाई खाने के बाद जैसे ही 43वें साल में थोड़ी सी हवा बदलती है तो ये लोग सम्मान खोजने लगते हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसके ज्यादातर शीर्ष नेता बिना किसी संघर्ष और ट्रेनिंग के शीर्ष पर सीधे स्थापित कर दिए गए हैं। जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है तब लोग कहते हैं भगवान ही मालिक है। तो पत्रकार आशुतोष ने असली भगवान तो नहीं, लेकिन क्रिकेट के भगवान को पायलट के सम्मान में मैदान में उतार दिया। अशोक गहलोत इज पास्ट, Sachin Tendulkar is present. Sachin Tendulkar is the future. So if you invest in Sachin Tendulkar, probably you are. लेकिन बात इतने से कहाँ बनती है। मजा तब है जब बात पूरी बने। तो अमीश देवगन ने बात पूरी बने, मजा पूरा मिले, इसका ध्यान शिद्दत से रखा। ये बड़ा बर्तन बहुत बज रहा है बीच में। मैं सुनाऊंगा लल्ला, मैं लल्ला लोरी भी सुनाऊंगा, सोने के लिए चिंता मत करो। मुंगेरी लाल कभी घोड़ा बन नहीं पाएगा और अस्तबल से सारे घोड़े खाली हो जाएंगे, और लल्ला लोरी सुन के जो मुंगेरी लाल सोया हुआ है वो जग नहीं रहा है। आप गाना सुना रहे थे, मुझे भी एक गाना याद है कि सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, और सच है दुनिया वालों हम हैं अनाड़ी। कांटों से खींच के ये आंचल, मैं तो सुबह से ही गाना सुन रहा हूँ आपको। अमीश भाई जरा बताना इसमें कौन कौन कलाकार। गाइड फिल्म का गाना है, वहीदा रामायण और देवानंद का, यूट्यूब पे रात को लगा के सुन लीजिएगा। कांटों से खींच के आंचल, तोड़ के बांधू पायल, आज फिर जीने की तमन्ना है। ये संयोग नहीं है, ना ही प्रयोग है, ये है सत्ता का दुरुपयोग। पानी में आग लगाए जमालो दूर खड़ी। ये सारे घर के अंदर के बर्तन हैं, ये बर्तन बज रहे हैं। कुछ खाली 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 कुछ बोल रहे थे। पात्रा जी, आपकी तो फितरत ही काली है, क्योंकि गलत खबरें आपने पूरे देश में फैला डाली है और पूरे देश के हाथ में पकड़ा दी आपने थाली। ये हमारी फितरत काली है, थाली है, ताली है, मगर आपके सारे नेता राहुल गांधी को दे रहे गाली है। और जब ऐसा कुछ होता है तो हमारे खबरिया चैनलों के ज्यादातर एंकराएं मतिमंद पुराण की शरण में चले जाते हैं।
मसलन आप अंजना ओम कश्यप का यह धारदार विश्लेषण सुनिए। पुलिस वाले भी दिख रहे हैं शरद, जूम इन करने पर पुलिस वाले भी दिख रहे हैं, मतलब सुरक्षा के हर बंदोबस्त किए गए हैं। ये बताता है कि पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। आप समझिए कि पुलिस वालों को देखकर पिक्चर के बाकी रहने का जो गूढ़ रहस्य अंजना जी ने निकाला, वह पत्रकारिता का दुर्लभ क्षण है। इसके बावजूद कि पिक्चर बाकी रहती है, लेकिन दर्शक अपने घर चले जाते हैं। राजस्थान में फिलहाल तो ऐसा ही दिखता है। पटकथा लेखकों को राजस्थान में फिर से काम करना होगा। इन सब के बीच इंडिया टीवी वाले रजत शर्मा जी ने एक इस्तीफा उछाल दिया। उन्होंने रुचि सोया के निदेशक मंडल से अपना इस्तीफा दे दिया। रुचि सोया वह कंपनी है जिसे दिवालिया हो जाने के बाद बाबा रामदेव ने उसे खरीद कर अभयदान दिया था। बाबा की वरदहस्त क्या प्राप्त हुई? बीते बरस रुचि सोया के दिन फिर गए। कंपनी के शेयर 7वें आसमान पर चले गए। रुचि सोया की कहानी फिर कभी। फिलहाल तो बस इतना जान लीजिए कि बाबा रामदेव की इस कंपनी में इंडिया टीवी के प्रधान संपादक रजत शर्मा को भी बतौर निदेशक नियुक्त किया गया था। बाबा रामदेव की एक और मशहूर कंपनी है पतंजलि। यह आयुर्वेदिक उत्पादों की प्रमुख उत्पादक है। बीते पखवाड़े में इसने कोरोनिल नाम से कोरोना की दवा ईजाद कर लेने का दावा किया था। बाद में मीडिया के एक हिस्से और नियामक संस्थाओं के दबाव में पतंजलि और बाबा अपने दावे से पीछे हट गए। तो रजत शर्मा की स्थिति यह रही कि 7 जुलाई तक बाबा रामदेव की कंपनी रुचि सोया का निदेशक रहते हुए उन्होंने अपने चैनल पर हर दिन पतंजलि के उत्पादों का जमकर प्रचार किया। स्वयं साक्षात परम ब्रह्म बाबा रामदेव चैनल पर अवतरित होते थे, एंकर के साथ ठिठोलियां करते और अपनी जड़ी बूटी का प्रचार करते थे। इसे हितों का टकराव कहते हैं, यानी पत्रकारिता की आड़ में ऐसे किसी उत्पाद को बढ़ावा देना जिसमें अपरोक्ष तरीके से आपके व्यावसायिक रिश्ते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। रजत शर्मा उस रुचि सोया कंपनी के निदेशक थे जिसका मालिकाना हक पतंजलि के पास था। उन्हीं रजत शर्मा का चैनल इंडिया टीवी पतंजलि के उत्पादों का प्रचार करता रहा, लेकिन इंडिया टीवी ने अपने चैनल पर एक बार भी यह स्पष्टीकरण नहीं चलाया कि रजत शर्मा के पतंजलि और रुचि सोया के साथ क्या रिश्ते हैं। हितों के टकराव के साथ यह विडंबनाओं की भी कहानी है। रजत शर्मा NBA यानी नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं। यह टीवी चैनलों के मानक निर्धारण करने की स्वतंत्र संस्था है। NBA के कोड ऑफ एथिक्स एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक ब्रॉडकास्टर्स किसी भी ऐसी चीज को ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा जिसमें किसी का प्रमोशन होता हो या किसी एक पक्ष को बढ़ावा दिया गया हो। खबरों का यह चयन कभी इस आधार पर नहीं किया जाएगा कि वे किसी समूह, विचारधारा या इच्छा को बढ़ावा देते हों। हमारे इस पूरे कोरोनिल की आप यदि एफिकेसी देखेंगे तो बहुत बड़ी है। अब आप उसको कोरोना मैनेजमेंट के लिए बोलो, आप दूसरा शब्द जो उसके लिए प्रयोग करना चाहो, तो आज मैं शब्दों के माया जाल में आयुर्वेद को नहीं दबने देना चाहिए। कोई कोरोना की दवा बेचने के सपने देख रहा है। अब तो कोरोना का भय बहुत व्याप्त है। एक एक रोगी को 25-50 हजार 1-1 लाख रुपए की दवा बेचेंगे, उनकी फूंक निकाल दी हमने कोरोनिल बना करके। लेकिन आपसे बात कह रहा हूँ, जो योग करेगा उसको कोरोनिल भी नहीं खाना पड़ेगा, वो कोरोना के बाप को भी हरा सकेगा। इतनी ताकत है हमारे फेफड़ों में। वर्ष योग करते करते उन विरोधियों पर भी ठंडा पानी डालेंगे जो गर्म पानी पी पी करके मुझे कोस रहे थे। आज उनको भी ठंडक देंगे, श्वासारी देके, कोरोनिल दे करके। दुनिया के कई हिस्सों में लॉकडाउन का संकट खड़ा है, मगर बाबा रामदेव की लैब ने कोरोना से लड़ने का देसी तोड़ निकाल लिया है। खैर, इस मामले में मैं रजत जी के साथ हूं। इस देश के संविधान में कितनी सारी बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं, पर कौन नेता उनको मान रहा है? तो एक रजत शर्मा के सिर ही पत्रकारीय नैतिकता और आदर्श का बोझ क्यों लादना? इसलिए हम लोग भी अब आगे बढ़ते हैं। जीवन बहुत कठिन है, इसलिए सुट्टा मारिए। और अपने अभिज्ञान भाई तो फिर भी ठहरे बनारसी, ठेठ पक्का महाल वाले, का राजा चलबा गंगा नहाए टाइप असली बनारसी आदमी। नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे एबीपी न्यूज के अभिज्ञान प्रकाश जी इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। अभिज्ञान प्रकाश जी इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। अभिज्ञान प्रकाश जी इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं।
किशोर कुमार ने भी कहा है, थोड़ी सी जो पी ली है चोरी तो नहीं की है। फिर बनारस में तो चिलम फूकने की परंपरा है। अभिज्ञान भाई ने तो सिगरेट ही पी है। दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है, बनारसी गांजे को टैक्स फ्री करवाने में लगे हुए हैं। बीते हफ्ते उत्तर प्रदेश पुलिस ने कुछ ऐसा किया जिससे इस देश के नागरिकों को भरोसा हो गया कि देश में अब न्यायालयों को अजायब घरों में बदलने का वक्त आ चुका है। देश में आईपीसी और सीआरपीसी जैसे प्रावधानों की अब कोई ज़रूरत नहीं बची है। जितना जल्दी संभव हो जिला स्तर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक न्यायिक व्यवस्था को खत्म कर देश को इस आर्थिक बोझ से बचाया जाए। यह काम उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया। मुंह से ठाए ठाए गोली मारने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस ने बीते हफ्ते दुर्दांत अपराधी विकास दुबे को मार गिराया। मार गिराने की इस पूरी प्रक्रिया में जो कारनामा और कहानी उत्तर प्रदेश पुलिस ने गढ़ी है वो उतनी ही विश्वसनीय है जितना कि मेरा यह कहना कि मेरे दादाजी बांस से बादलों को हिला हिला कर बारिश करवा लेते थे। खैर, विकास दुबे की मौत की पुलिसिया कहानी में जो झोल है उसी पर इस हफ्ते की हमारी रिपोर्ट है। कही जा रही थी बात है कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर थाउजेंड्स ऑफ द माइग्रेंट्स वर्कर्स इन डिफरेंट ग्रुप्स वॉकिंग। इस हफ्ते की रिपोर्ट दी लल्लन टॉप.com पर शाया हुई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकास दुबे की मौत की जो कहानी सुनाई उसकी पेचीदगियों से जुड़ी 15 सवालों की यह फहरिस्त पूरे मामले को बेहतर तरीके से सामने रखती है। एनकाउंटर कैसे हुआ, पुलिस की कहानी आपने सुन ली। अब हमारे सवालों की बारी। 15 सवालों की सूची है। ये सवाल यूपी पुलिस से पूछे जाने चाहिए। पहला सवाल, यूपी पुलिस ने विकास दुबे की ट्रांजिट रिमांड क्यों नहीं ली। दूसरा सवाल, उज्जैन में सरेंडर किया था तो विकास कानपुर आकर भागने की कोशिश क्यों कर रहा था। तीसरा सवाल, क्या विकास दुबे को हथकड़ी लगाई गई थी, अगर हाँ तो उसने पुलिस वालों से पिस्तौल कैसे छीन ली। चौथा सवाल, एसटीएफ के जवानों ने अपने हथियार सुरक्षित क्यों नहीं पकड़े। विकास दुबे की गाड़ी कैसे बदल गई। छठवां सवाल, गाड़ी पलट गई तो विकास दुबे को चोट क्यों नहीं आई। सातवां सवाल, सीधी सड़क पर कार पलट कैसे गई। आठवां सवाल, विकास दुबे के सीने में गोली कैसे लगी। नवां सवाल, उज्जैन से कल शाम करीब 5:30 बजे विकास दुबे को यूपी एसटीएफ के हवाले किया गया और तब इसका वीडियो भी बनाया गया। और 10वां सवाल, मीडिया के वाहन क्यों रोके गए। 11वां सवाल, क्या पुलिस वालों ने एनकाउंटर की जगह पहले से तय कर ली थी। 12वां सवाल, विकास दुबे को हवाई रास्ते से लाने पर विचार क्यों नहीं किया गया। 13वां सवाल, विकास दुबे का मास्क क्यों नहीं गिरा। 14वां सवाल, विकास दुबे से उज्जैन में क्या बात हुई, क्या उसने वहां किसी का नाम लिया। और 15वां सवाल, क्या विकास दुबे की पुलिस ने हत्या की। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है। सबसे बड़ी दिक्कत आपको ये लगती है कि मीडिया खबरें कम दिखाता है, विज्ञापन ज़्यादा दिखाता है, या खबरों के बीच में विज्ञापन छुपा के दिखाता है। ये असल में इस पूरे इकोसिस्टम की एक समस्या है, क्योंकि वहाँ पर पैसा कहीं और से आ रहा है, उसका जो रेवेन्यू है कहीं और से आ रहा है और ख़बरें कोई और तय कर रहा है। इसकी वजह से खबरों के साथ समझौता किया जाता है। बहुत सारी खबरें जो ज़रूरी होती हैं वो आप तक नहीं पहुँचती है। इसके लिए ज़रूरी है आज की तारीख में, जब इतना बड़ा मीडिया का एक सिस्टम है जिसमें कि कई सारे लोगों के क्रॉस होल्डिंग है, कई सारे लोगों के उसमें छुपे हुए हित हैं, तब एक ऐसा मीडिया आप खड़ा करें जो कि केवल और केवल अपने उन लोगों से चलता हो जो उसको कंज्यूम करते हैं। एक तरह का ये ग्राहक का और दुकानदार का जो रिश्ता होता है, इस तरह का रिश्ता बनाने की ज़रूरत है। आप खबरों की खर्चे को खुद उठाएं ताकि बाकी जो दूसरे लोग हैं जो छुपे तरीके से खबरों को प्रभावित करते हैं वो इस खेल से बाहर हो जाएं। इसका जिम्मा आपके ऊपर है। बहुत आसानी से आप यह काम कर सकते हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री जैसे संस्थान हैं जिनको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनको आप अपना योगदान दे सकते हैं और इस तरह से एक ऐसा मीडिया खड़ा करने में अपना योगदान दे सकते हैं जो कि विज्ञापन के दबाव से, सरकारों के दबाव से, कॉरपोरेशन के दबाव से मुक्त रहकर आपकी बात करे, सही खबरों की बात करे।